चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव साइंस का। केमिस्ट्री का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। कल फिर फिजिक्स का कर लेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव पे चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। दूसरा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन एक दहन क्रिया है? तो दहन का क्रिया है पेट्रोल का जलना। जल उबलना नहीं है, मोम का पिघलना नहीं है, तो कौन है? पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की क्रिया का अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। किसका है? ऊष्माक्षेपी का। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो Na2 और O2 निकलता है। निम्न में कौन सही है? तो निम्न में कौन सही है मतलब क्या? ये फार्मूला नीचे दिया हुआ है, तो देखिएगा, Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2, ये धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो अपघटन की अभिक्रिया तो कैसे पहचानते हैं? जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है? अपघटन क्रिया होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। उसके Fe2O3 प्लस Al बनाता है Al2O3 प्लस Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए, इसमें क्या है कि यौगिक और तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक एक तत्व का निर्माण करता है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, लवण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लवण चूर्ण पर, चलिए अगला था, लवण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस पर आयन क्लोराइड बनता है। यही मेरा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है। कौन है? उपचयन है। उसके बाद CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन है। तो याद रखिए, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। कौन यौगिक? वैद्युत संयोजी यौगिक। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? क्या कहता है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, तो हो जाएगा मेरा कॉपर का ऑक्सीकरण। अभिक्रिया दिया हुआ है, Cu प्लस O2 बनाया CuO, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद कॉपर का यह है, निम्नलिखित समीकरण है, H2 प्लस Cl2 बनाता है HCl। इसको हम पढ़े हैं अपघटन अभिक्रिया में। कौन सा अभिक्रिया है ये? अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया H2 प्लस O2 H2O ये नहीं है, Mg प्लस O2 Mg ये भी नहीं है, क्योंकि दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? दो यौगिक मिलके और दो यौगिक ही बनते हैं, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। हाँ, यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखेंगे निम्नलिखित अभिक्रिया में, तो ये मेरा विस्थापन अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलय प्राप्त होता है। कौन कैसा होता है? अविलय प्राप्त होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक विघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो विघटन का उदाहरण नहीं है ये, H2 प्लस Cl2 बनाता है HCl वाला। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये है मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये जो है CaO प्लस HCl बनाता है CaCl2 प्लस H2O। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, पहला लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा लेसन है अम्ल क्षार और लवण।
कहता है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है, तो किसका बना हुआ रहता है, लिचेन का बना रहता है, लिचेन का, किसका, लिचेन का। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो देखिए हल्दी प्राकृतिक सूचक है, मेथिल ऑरेंज भी है, फिनोल्फथालीन भी है, मूली ये सब्जी है, ये नहीं किया जाता। निम्नलिखित में कौन गंधिया सूचक नहीं है, मतलब सब होगा गंधिया सूचक, एक नहीं होगा। वैनिला गंधिया सूचक है, प्याज ये तो गंधिया है, शकरकंद ये गंधिया नहीं है, लौंग का तेल ये है, तो मतलब आंसर होगा हम लोग का शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो देखते हैं ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये नहीं है, ये भी नहीं है, HNO3 H2SO4 ही है, H2SO4। अगला है पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या होता है, ये एक द्विक लवण है, ये क्या है, द्विक लवण है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, नहीं ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये ऐसा भी नहीं। इसके जलीय विलयन नहीं, ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये सही है आंसर। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, प्रबल लवण, तो प्रबल लवण देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, ये प्रबल लवण है, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है, तो देखिए CH3COOH H3PO यही बनाता है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान होगा, तो देखिए विलयन का pH जो 7 से कम रहता है वो होता है अम्लीय, तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा, देखिए 7 से कम एक ही है 6। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, H प्लस नहीं, प्लस माइनस दोनों जिसमें होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ H प्लस प्लस OH माइनस दोनों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो सोडियम एवं पोटेशियम आंसर होगा हम लोग का, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के, मतलब दीवारों की पुताई मतलब रंगाई करने के लिए किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिससे हम लोग घर के दीवार जो रंगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं CaO। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम है मेथेनोइक अम्ल, क्या नाम होता है, मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो देखिए हाइड्रोजन आयन, ये तो तत्व है, OH हाइड्रोक्साइड आयन होगा, यही होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, तो नीले को क्या किया, लाल कर दिया, तो अम्ल में ऐसा होता है, तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम एक ही आंसर है, ऑप्शन एक ही है 5, तो आंसर हो जाए 5। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, तो यह बैंगनी रंग का होता है। जब अम्लीय होता है तो लाल को नीला कर देता है, क्षारीय होता है तो नीला को लाल करता है, तो बचा क्या, काला तो होबे नहीं करता है, तो बैंगनियन बचता है, तो आंसर हो जाएगा बैंगनी। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, याद रखिएगा हमेशा, जिस विलयन का pH मान 7 हो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अगला है निम्नांकित में से कौन लवण है, तो लवण कौन सा है, देखिए K2SO4 लवण है। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा F3O4, क्या होगा, F3O4। उसके बाद हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर में 7 से लेकर 7.8 काम करता है, pH मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच हमारे शरीर में काम करता है।
बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मौन क्षारक विलयन का मौन देता है? तो देखेंगे 2, 7, 6, 13, 13 होगा विलयन का। क्या होगा? 13। 7 से अधिक एक ही है ये। निम्नलिखित अम्लों में कौन सा अम्ल परबल अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल ये न है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो क्षारक ये NaCl, जिसको नमक हम लोग कहते हैं, साधारण नमक नाम से जानते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबल क्षारक है? तो परबल क्षारक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, कौन सूचक कहते हैं? तो देखिए, गंध अम्लीय बोला मतलब गंधीय सूचक कहा जाएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी, तीन में से सभी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल में पाया जाता है, सभी अम्ल में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्ल में। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन युक्त रहते हैं वो सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। सही, सब सही लिखा हुआ है इसके बारे में। देखिए, pH में P सूचक है। P मतलब P का पूरा नाम क्या होता है? पुसौंस होता है, जिसको पोटेंज लिखा हुआ है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल संतरा या नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल में कौन सा टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ये दही में पाया जाता है लैक्टिक, जो कि अभी 14 जनवरी हाल फिलहाल में गया है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल रहता है? मेथेनोइक अम्ल। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अभी ऊपर हम पढ़े थे, क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। देखिए तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू H2O, ये नहीं होगा, Na2CO3 इंटू 10H2, ये भी सही है, ये नहीं, Na है सिर्फ, ये भी नहीं होगा। देखिए मिलता जुलता सिर्फ आपको दे देगा, आप लोग फंस जाइएगा, ये होगा Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सही है ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तो क्या होता है? NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा। किसका? धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम है? तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग 2 लेसन तक देख लिए, तीसरा लेसन पे हम लोग चलते हैं। 2 लेसन में, दूसरा लेसन में 50 ऑब्जेक्टिव था, इसके बाद हम लोग तीसरा लेसन देखते हैं। तीसरा लेसन का नाम है धातु अधातु। धातु जिसे पीटने से टन टन मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है।
अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो क्या रहता है? पारा। निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड। सोना क्या होता है? इस पर एक परत चढ़ाया रहता है, ये किसी से अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन सा है? देखिए FeCuNSb है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। पित्तल है, पित्तल क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो देखिए लिथियम भी है, इसे भी काटा जाता है, पोटेशियम को भी काटा जाता है, तो इसमें ऑप्शन है लिथियम, तो लिथियम हो जाएगा। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या है? CaCl2। निम्न में से कौन अधातु है? अधातु कौन है? तो देखिए FeCalAu Ca होगा कार्बन। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होता है? अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। उसके बाद धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यता क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्षारकीय लिखा हुआ क्षारीय होते हैं। अयस्क के चुंबकीय औषधियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी विधि है? तो वह विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन विधि? चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्क का सौंदर्यन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सौंदर्यन होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। उसके बाद कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? कॉपर पायराइड। किसका? कॉपर पायराइड। किस अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो जिसके बाह्यतम सेल में 4, 5, 6, 7, 8 रहे। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो देखिए S8 होता है साधारण गंधक। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4 होता है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल सकता है? तो सोना को किस में घोला जाता है? तो अम्लराज में। हम जब जाते हैं सोनार के पास तो वहाँ क्या होता है कि पहले जब जिस समय आप लोग सोना खरीदिएगा उस समय वजन करके दे देगा, फिर जब आप जाइएगा तो पहले उसको क्या करेगा? साफ करेगा, उसके बाद वजन किया जाता है। तो किस में धोया जाता है? तो अम्लराज में। कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो देखिए ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है, वह धातु है जिससे क्या है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीसा और टिन मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है तो हो जाएगा Au। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील है श्वेत फास्फोरस। कौन फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पे। कहाँ पे? एनोड पे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील सबसे अधिक है पोटेशियम। बाल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है साधारण गंधक। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद है व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है? क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। उसके बाद है किसी धातु के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो देखिएगा अपरूपता होता है। क्या होता है? अपरूपता। उसके बाद है धातुओं की प्रकृति होती है धनायन होता है, विद्युत धनात्मक लिखा हुआ धनायन होता है। लोहे
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली चढ़ाई जाती है? तो जिंक की चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। उसके बाद अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो देखिए, सबसे कम होता है मैग्नीशियम, उससे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर ये Fe, ये होगा। एक्वारेजिया, जिसको रॉयल जेल, किस अनुपात में सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंद्र नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होते हैं? तो ये जो होता है 3:1 का मिश्रण रहता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। कैसा होता है? चमकदार होता है। कैसा? चमकदार। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। उसके बाद कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात बर्ध्यता। आघात बर्ध्यता कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ध्वनिक, जिसको सोनरस कहते भी हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु होता है सोना। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? तो एक ही है, वो है आयोडीन। अब बाद में गिनती आता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा है। क्या है? हीरा है। उसके बाद है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव था 46। अगला है कार्बन एवं इसके यौगिक। कहता है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या होता है? देखिए, 7 को 7 संयोजक आबंध होता है। ब्यूटेनोन यौगिक है चतु कार्बन, जिसका पर्यात्मक समूह है। तो ये किसका है? कीटोन समूह का है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है रे? मीथेन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो यह है सिंगल बॉन्ड COOH। इथोलिन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें क्या होता है? जिनमें दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। इथेन में कितने 7 संयोजक आबंध होते हैं? इथेन में जो होता है 7 संयोजक आबंध होते हैं। CnH2n किसका संबंध सूत्र है? तो CnH2n जो है एल्केन का संबंध सूत्र है। आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब का संबंध सूत्र याद रखना चाहिए। नीला तोता जिसको तूतिया कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने 7 संयोजक आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने 7 संयोजक आबंध होते हैं? तो 3 होता है। कितना होता है? 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H11। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो कितना होता है? Na2CO3। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे? सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH बनाइएगा तो बन जाएगा, C2 निकलेगा, H5 निकलेगा, OH आएगा। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H6। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? किसके 3 आबंध होते हैं? C3H4। इसके निम्न में कौन युग्म समावयवी है? समावयवी यौगिक वो कहलाते हैं, तो देखते हैं कौन है? C2H5OH, CH3। ये एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल किसका क्रियाशील मूलक है? तो सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्साइड का। निम्न में से कौन 7 संयोजी यौगिक है? 7 संयोजी यौगिक कौन है? CH4। सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील
अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब ये पढ़े थे, अम्ल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अब ये पढ़े थे, एल्डिहाइड कहते हैं। चलिए चौथा चैप्टर कंप्लीट, पांचवा आते हैं तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को क्या कहते हैं? तो देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन कौन, क्या है? तो अम्लीय धातु हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम वाला है, हीलियम नियोनार्ग वाला नहीं है। मीथेन में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सात संयोजक बंधन होते हैं? तो निकाल लेंगे, तो 2 और 4, तो मीथेन का 4 निकलते, इधर 2 4 निकालेंगे, 4 निकलेगा, क्या होगा? 4। CH4 नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो इसका अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? बोलिए तो आप लोग, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, वर्गों की संख्या कितना होता है? 18 वर्ग होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त होता है कितना? आवर्त 7 होता है, ठीक। और वर्ग कितना होता है? 18 होता है। याद रखिए, वर्ग होता है 18, आवर्त होता है 7। हीलियम कैसा था? हीलियम जो है क्या है? अक्रिय गैस है ना, तो अक्रिय हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त है। ये त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डॉबराइन द्वारा किया गया था। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डॉबराइन के द्वारा किया गया। अब देखिए क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो ये जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में किया है? तो परमाणु द्रव्यमान को। उसके बाद है, आवर्त सारणी के किस समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, तो क्या होगा? उसमें बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा? यह बढ़वे करता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? तो अभिक्रिया सबसे अधिक है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सबसे क्षारकीय क्षार किया है Na2O। आवर्त सारणी के समूह I के तत्व कहलाते हैं, तो कौन सा कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। कौन सा? क्षार धातु कहलाते हैं। तो उसके मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम जो है समूह 2 का है, ठीक। यहाँ समूह 1 लिखा हुआ था, हम ध्यान नहीं देते, मिस्टेक हो गया। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो किनके रासायनिक आचरण समान रहते हैं? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के। निम्नलिखित में से किसकी संभावना है कि धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो किसकी है? तो ब्रोमीन की है, Br। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो दीर्घतम रूप जो है वो है मोजले के। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो कौन है वो? क्लोरीन है। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान है? किसने कहे थे? तो मोजले ने कहे थे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज मतलब आकार क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद उल्फांग डॉबराइन किस देश से संबंधित थे? तो जर्मनी के थे। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। भारतीय संगीत प्रणाली में
संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 7 सुर होते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व आए थे, ज्ञात हुए थे? तब तक 63 ओनली फॉर 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। 1 pm मतलब 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से की जाती है। चलिए, इसमें टोटल 36 क्वेश्चन था, इसमें 36 था। अगला चैप्टर इससे पहले जो था इसमें था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 36, इधर हो गया हम लोग का 25। तो आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, तो केमिस्ट्री में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं ओवर होता है, फिर मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ। कल हम आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट करा देंगे।